जिस सामग्री से रोशनी पारित होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ऐसी सामग्री जिसमें से रोशनी यानी कि लाइट बिना बिखरे हुए आर पार हो जाती है उसे हम पारदर्शी सामग्री कहते हैं। यह प्रकाश का एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है जिसका प्रयोग प्रकाश के में किया जाता है। हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि जिस सामग्री से रोशनी पूरी तरह पारित हो जाती है, जैसे कि पन्नी हो गया, कांच हो गया, है ना, इनसे क्या होती है? रोशनी पारित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। क्या बोल रहा है? वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम पारभासी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि कागज में अगर जो तेल लगा हुआ होता है तो क्या होता है? बराबर उसमें से रोशनी जो है वो पारित नहीं होती है, हल्की हल्की धुंधली धुंधली रोशनी जो है वो पारित होती है। कहने का मतलब ये है कि कम रोशनी पारित हो, उसे हम क्या कहेंगे? पारभासी। क्वेश्चन बोल रहा है कि जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, यानी कि थोड़ा थोड़ा प्रकाश जो है वो जाएगा, थोड़ा थोड़ा उधर मतलब देख सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उसे पारभासी कहा जाता है। पारभासी पदार्थ जैसे कि चिकना कागज हो गया, घिसा कांच हो गया। पारदर्शी क्या है? अभी हमने देखा पारभासी को, अब देखते हैं पारदर्शी। पारदर्शी क्या है? जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसे हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे कि कांच हो गया, जल हो गया, वायु हो गया। अपारदर्शी की बात करें तो वैसे पदार्थ जिनमें से होकर वस्तुओं को आर पार नहीं देखा जा सकता उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं, जैसे कि पेपर, धातु, लकड़ी। आगे देखते हैं, टिंडल प्रभाव प्रकाश की प्रकाश में किससे संबंधित है? यानी कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण के कारण होता है? तो टिंडल प्रभाव जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन होने की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसे छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। इस प्रभाव का नाम जॉन टिंडल के नाम पर पड़ा। नीला प्रकाश लाल प्रकाश की तुलना में बहुत प्रकीर्णित होता है। यहाँ पर बात करें तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, वेग सबसे अधिक होता है, फोकस सबसे अधिक होती है ना। तो यहाँ पर बात करें नीला प्रकाश का जो है लाल प्रकाश की अपेक्षा प्रकीर्णन अधिक होता है, इसलिए से हमें जो है वो आकाश नीला, नीले प्रकाश की आवृत्ति जो है अधिक दिखती है, इसलिए से हमें आकाश नीला दिखता है। अगला क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश का वेग क्या है? यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? तो 3 × 10⁸ इसे किसने दिया था? तो इसे रोमर ने दिया था। ठीक है, देखो यहाँ पर बात करें, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश जो है वो एक प्रकार की होता है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि बात करें निर्वात में, बात करें निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जल में बात करें तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कांच में बात करें तो कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और तारपीन के तेल में बात करें तो प्रकाश की चाल 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात में रोशनी की गति कितनी होती है मीटर पर सेकंड में? हम देख चुके हैं कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश की गति अधिकतम निम्नलिखित में से किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की गति अधिकतम निर्वात में होती है, कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, निर्वात में सर्वाधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पानी में होती है 2.25 × 10⁸, जबकि कांच में कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। निर्वात की तुलना में हवा में प्रकाश की चाल जो होता है वो 0.03% कम होती है। पानी में 25% कम हो जाती है, कांच में बात करें तो 35% कम हो जाती है। यानी कि निर्वात में जो प्रकाश है उससे 35% कम कांच में चलती है। इसी प्रकार पानी में जो है 25% जो निर्वात में प्रकाश चलती है उसका 25% कम पानी में चलती है। प्रकाश डैश में संचरित होता है, तो प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में संचरित होता है। ठीक है, सीधी रेखा में प्रकाश जो है वो संचरित होता है। प्रकाश सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। प्रकाश के
चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करता है? तो माध्यम के अपवर्तनांक, यानी कि माध्यम कैसा है उस पर निर्भर करेगा। ठोस है या फिर मतलब द्रव है या फिर गैस है ना, इन पर निर्भर करेगा। जब डैश वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती हैं तो छाया बनती है। देखो हमने देखा क्या, पारभासी देख चुके हैं हम। पारभासी मतलब जैसे कि हम देख चुके हैं कि हल्का हल्का प्रकाश जाए, है ना, उसे हम पारभासी कहते हैं। जैसे कि घिसा हुआ कांच हो गया, तेल लगा हुआ कागज हो गया, है ना। पारदर्शी जिसमें हम आर से पार देख सकते हैं, इस पार से उस पार, ठीक है ना। प्रकाशमान जो मतलब प्रकाश उत्पन्न करता है उसे प्रकाशमान कहते हैं। अपारदर्शी, अपारदर्शी जो जैसे कि दीवार हो गई, है ना, दीवार के उस पार नहीं देखना, हम देख सकते हैं ना, प्रकाश जाएगा कुछ नहीं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वस्तुएं जो है वो प्रकाश के मार्ग में आती हैं तो हम प्रकाश की मतलब छाया बन जाती है, परछाई बन जाती है किसकी? अपारदर्शी। जब अपारदर्शी वस्तुएं आती हैं तो प्रकाश के मार्ग में क्या होती है? छाया बन जाती है। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर वस्तुओं को आर पार नहीं देखा जा सकता उन्हें हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे पेपर, धातु, लकड़ी इत्यादि। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 1037। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? प्लांक ने दिया था। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। एक क्वांट एक क्वांट की ऊर्जा जो है वो ई बराबर ई एच म्यू ई एच वी, यानी कि यहाँ पर ई एच वी द्वारा दी गई है। जहाँ एच क्या है? यहाँ पर हमारा प्लांक नियतांक है, ठीक है। वी यहाँ पर हमारा क्या है? तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति। यहाँ पर वी हमारा आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। एच क्या है? यहाँ पर हमारा तो प्लांक नियतांक है, ठीक है। बात करें क्वार्टर की ऊर्जा कितनी है, तो एच वी इज इक्वल टू एच सी बटे लेमडा। प्रकाश का अनुप्रस्थ, प्रकाश प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है ना। कैसी है? अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसफर वेव है। साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? तो ये ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन। केवल ध्रुवण से ही हम पता कर सकते हैं कि मतलब अनुप्रस्थ तरंग की जो घटना हो रही है तो क्या है? प्रकाश में अनुप्रस्थ तरंग की घटना होती है। प्रकाश की प्रकाश के ध्रुवीकरण की घटना सिद्ध करती है कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। ध्रुवण की घटना सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों में घटित होती है जो उसके दोलनों की दिशा में संबंधित होती है। किसी गैस या द्रव में गतिमान ध्वनि तरंगें ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं। ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, उसे हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। और प्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे? जो प्रकाश उत्पन्न करती है उसे हम प्रदीप्त कहेंगे, और जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, जैसे कि कुर्सी, मेज, दरवाजा, ये जो है प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। और प्रदीप्त की बात करें तो वो वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे कि सूर्य, लालटेन, है ना, जलती हुई मोमबत्ती आदि। ठीक है। आगे बात करें पारदर्शी वस्तुओं में। अब देख पारदर्शी के बारे में देखते हैं। पारदर्शी वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जिसके आर पार देखा जा सके, ठीक है ना। पारदर्शी जैसे कि कांच हो गया, है ना, कांच हो गया, पन्नी हो गई। इनसे क्या है? हम इस पार से उस पार बड़े आराम से देख सकते हैं ना। पारभासी, अब देखते हैं पारभासी वस्तु। पारभासी वस्तु वह वस्तु है जो प्रकाश के कुछ भाग को ही स्वयं से बाहर जाने देती है। जैसे कि हमने देखा घिसा हुआ कांच या फिर तेल लगा हुआ कागज। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है? तो देखो, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? हवा में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ऑप्शन ए गलत है हमारा, बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अपवर्तनांक बराबर होता है हवा में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंग दैर्घ्य बढ़ने से जो है अपवर्तनांक जो है वो बढ़ता है। अपवर्तनांक का मान सॉरी तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, यानी कि अगर जो तरंग दैर्घ्य बढ़ता है तो अपवर्तनांक का मान कम होता है। यानी कि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम, तरंग दैर्घ्य बढ़ती है तो अपवर्तनांक का मान घटता है। वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के लगभग बराबर होता है।
अब देखो निरपेक्ष अपवर्तनांक देखते हैं और पदार्थ का अपवर्तनांक। पदार्थ का अपवर्तनांक वही है, देखो निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, निरपेक्ष अपवर्तनांक। और पदार्थ का अपवर्तनांक देखें तो हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। मतलब यहाँ पर देखना ये है कि कंपेयर किससे कर रहे हैं, जिससे हम कंपेयर करेंगे ना उसे ऊपर रखेंगे। जैसे यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल से कर रहे हैं तो निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। और माध्यम में प्रकाश की चाल किसी माध्यम में, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कि पदार्थ का अपवर्तनांक में हम देखते हैं तो हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल से हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं किसकी, तो पदार्थ में प्रकाश की चाल का। आगे देखते हैं, वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित कर, उन्हें क्या कहलाते हैं, जो अपनी मतलब रोशनी खुद उत्पादित करते हैं उन्हें हम चमकदार वस्तुएं कहते हैं। वही वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती हैं उसे चमकदार वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, वे वस्तुएं जो स्वयं सूर्य की तरह प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे दीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है ना। दीप्त, प्रदीप्त भी कहते हैं इसे। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि, हमें घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है, तो हमें घास का रंग हरा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परिवर्तित करता है, इसीलिए से ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ही करेक्ट है ना। क्योंकि हरा रंग जो है वो हम प्रकाश को हमारी आंखों में परावर्तित करते हैं, यानी कि हरा रंग परावर्तित करता है। और यहाँ पर व्याख्या देखते हैं, जैसे कि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परिवर्तित कर देता है। और किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के भिन्न भिन्न होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास की पहली बार प्रकाश की गति को मापा था, तो प्रकाश की गति पहली बार 1676 में रोमर ने मापा था। कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मापा था। प्रकाश की चाल जिसे प्रायः सी मीटर पर सेकंड से निरूपित किया जाता है, एक भौतिक यान नियतांक, ठीक है ना। निर्वात में इसका मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इसके बाद बात करें कि इन्होंने कब खोजा, 1676 में इन्होंने प्रकाश की चाल की खोज की। इनके द्वारा जो सुझाव दिया गया था तो इन्होंने बताया कि प्रकाश की गति कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर क्या होता है, रंग काले रंग का दिखाई देता है। किस रंग का, काले रंग का दिखाई, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर जो है वो होगा कपड़ा लाल रंग की तरंग है, लाल रंग का तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, इसलिए से जो है वो काला रंग का दिखाई देता है, ठीक है। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देता है क्योंकि कपड़ा लाल रंग की तरंगदैर्घ्य आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है और किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करता है, जिसके कारण हमें क्या दिखता है, काला दिखता है। अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। क्यों काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, इसलिए इसे। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम जो है इस वीडियो में 100 क्वेश्चन करेंगे, 1029 से हमने किया था, ठीक है। वही तो बहुत बाकी है। देखो अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है ना, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता, इसलिए यहाँ पर सूर्य की किरणें अलग अलग रंगों में विभाजित नहीं होती हैं। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि दो विकिरणों की ऊर्जा जो है यहाँ पर हमें E1 और E2 के रूप में 25 EV और 50 EV है। इसके तरंग दैर्घ्य के बीच के संबंध हमें बताना है, तरंग दैर्घ्य के बीच में संबंध बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सी यहाँ पर जो है करेक्ट है। कैसे, देखो पहले विकिरण की ऊर्जा कितनी दी हुई है हमें, 25, और दूसरे विकिरण की ऊर्जा कितनी दी हुई है, 50। अब प्लांक हम यहाँ पर प्लांक के नियम से लगाएंगे, E=hv, E= प्लांक नियतांक गुणे आवृत्ति। तो हमारी क्या है, पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है।
तो E1 बट्टे E2 बराबर कितना हो गया, 1/2। अब यहाँ पर ई बराबर क्या होता है, प्लांक और आवृत्ति होता है, प्लांक नियतांक और आवृत्ति होता है, एच और वी होता है। तो एच वी वन बटे HV2 बराबर हम यहाँ पर 1/2 रख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर v क्या होता है, यहाँ पर h तो हमारा क्या होता है, h कांस्टेंट होता है ना, और वेग, यहाँ पर वेग तरंग दैर्घ्य, देखो प्रकाश की चाल चाल बराबर क्या होता है, अगर जो देखें कि चाल बराबर क्या होता है, तो तरंग दैर्घ्य आवृत्ति गुणे, सॉरी यहाँ पर देखते हैं, आवृत्ति गुणे क्या होता है, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य होता है ना। देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, चाल v बराबर क्या होता है, आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य होता है ना। तो यहाँ पर हमारा h क्या है, यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है, इसलिए से h को हम यहाँ पर हटा देंगे, और v का मान हम यहाँ पर 1/λ1 1/λ2 लेंगे। तो 1/λ1 बटे 1/λ2 बराबर 1/2 हो गया, है ना। यहाँ पर v बराबर क्या हो गया, 1/λ हो गया। आप समझ गए होंगे कि v बराबर 1/λ क्यों हुआ, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, देखो यहाँ पर हमें चाल यानी कि v, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर यहाँ पर हम लेंगे तरंग दैर्घ्य गुणे आवृत्ति, है ना। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर वेग दिया हुआ था, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर इसे 1/λ1 यानी तरंग दैर्घ्य बदल दिया। यहाँ पर λ2/λ1 की हमारी यहाँ पर क्या मान आ गया, 1/2। तो यहाँ पर हमारा क्या संबंध हो जाएगा, λ1 बराबर 2λ2। आगे देखते हैं, गली के पीली लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो पीली लाइट में हम किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम का। पीली लाइट या सोडियम वेव लैंप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। इस लैंप में यू आकार के कांच की एक ट्यूब होती है जिसके सिरों पर 2 ऑक्साइड लेपित टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं तथा सोडियम धातु के दाने एवं नियान गैस भी भरी होती है। प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करती है। तो प्रकाश सबसे अधिक गति निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ पर जैसे कि निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, कांच में 2 × 10⁸, टारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸, जल में 2.25, रॉक साल्ट में 1.96। प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हवा में प्रकाश की चाल, बहुत बार क्वेश्चन देख चुके हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके क्या कहते हैं, प्रकाश घनत्व द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। अब देखो यहाँ पर चाहे परावर्तित बोले चाहे अपवर्तित बोले, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, कुछ भी बोले, कि किसी भी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तन या फिर परावर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, प्रकाशीय घनत्व कहलाती है। किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता इसके प्रकाश घनत्व द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो सरल रेखा में गतिमान होती है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है प्रकाश, एक अनुप्रस्थ तरंग है तथा इसे गतिमान होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया मान लो। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पर हम यहाँ पर अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब है। ठीक है, अब ऊपर क्या है हमारा, ये विरल माध्यम है, ये हमारा ए विरल माध्यम है, ए बी हमारा क्या है, सघन माध्यम है। अब ए से हमारी यहाँ पर प्रकाश आ रही है तो क्या होगा, थोड़ा अभिलंब की ओर थोड़ा सा यहाँ पर झुक जाएगी। इधर से प्रकाश आ रही है तो यहाँ पर क्या, थोड़ा अभिलंब की ओर झुक जाएगी, जबकि जाना इसे ऐसे चाहिए था, पर लेकिन थोड़ा अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और क्या होगा, देखो जब ये सघन माध्यम विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, देखो पहली बात तो इसकी तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा, तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ इसकी जो है वो क्या होगी, कम होगी, और इसकी स्पीड जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्पीड और तरंग दैर्घ्य दोनों में कमी आएगी। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होगा, इसकी गति कम हो जाएगी। गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, इसकी गति भी कम हो जाएगी, तरंग दैर्घ्य भी कम हो जाएगा, है ना। एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक क्या है, जिसका अपवर्तन सूचकांक कितना है, 1.5। एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक कितना है, 1.5 है, में प्रकाश की गति। अब देखो अपवर्तनांक हमने पढ़ चुके हैं कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। हमें निर्वात में प्रकाश की चाल का मान पता है, कितना है निर्वात में प्रकाश की चाल,
निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है ना, 3 × 10⁸ और हमें यहाँ पर दिया क्या हुआ है, अपवर्तनांक दिया हुआ है कितना, 1.5। तो हम क्या करेंगे, अपवर्तनांक को नीचे लेके आएंगे और माध्यम में प्रकाश की चाल जो लिखा हुआ है इसे हम अपवर्तनांक के स्थान पर ले जाएंगे। तो हम 3 × 10⁸ में हम क्या करेंगे, 1.5 का जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाली पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राच्छाया। प्राच्छाया, देखो अम्बरा प्रम्बरा दो चीज होता है। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाली पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, जहाँ पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है उसे हम प्राच्छाया कहते हैं, और जहाँ हल्का प्रकाश अवरुद्ध होता है उसे हम उपछाया कहते हैं। जैसे कि मान लो ये सूरज है, ठीक है, इस सूरज से मान लो प्रकाश आ रही है, एक ये आई, यहाँ पर ये पृथ्वी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनेगा ना, यहाँ पर इस एंगल में जो बनेगा यहाँ पर, इसे हम क्या कहेंगे, प्राच्छाया, ठीक है। और इसके बाद जो ऐसे आएगा, ऐसे प्रकाश जाएगा बाहर की ओर, तो यहाँ जो बनेगा, सॉरी यहाँ पर बताऊँ, ये मान लो सूरज है, ठीक है, सूरज से प्रकाश ये आ रही है, यहाँ पर पृथ्वी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बनेगा ना ये वाला, ये कहलाएगा, ये प्राच्छाया कहलाएगा, अम्बरा, ठीक है। और यहाँ से कुछ किरणें ऐसे भी निकल जाएंगी, तो जो यहाँ प्रकाश आएगा, छाया आएगी, उसे हम क्या कहेंगे, उपछाया। आई होप आपको समझ आया हो। इसकी व्याख्या देखते हैं। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है उसे हम प्राच्छाया कहते हैं। जब प्रकाश के विस्तारित स्रोत से अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है, तब यह छाया एक समान काली नहीं, एक समान काली नहीं होती, हाँ ठीक है, एक समान काली नहीं होती। यह छाया में दो भाग होते हैं, कौन कौन से, देखो छाया का मध्य भाग अधिक काला होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अम्बरा कहते हैं। जैसे मैंने बताया ना, ये सूरज है, सूरज से प्रकाश आ रहा है, तो ये यहाँ पर जो ये मध्य भाग यहाँ पर जो है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा अम्बरा कहलाएगा। और इसके आगे वाला भाग जो होता है वो छाया के चारों ओर काला जो भाग जो दिखता है हल्का हल्का, उसे हम प्रम्बरा कहते हैं ना। किसी माध्यम के प्रकाश के अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं, किसी माध्यम के प्रकाश को परावर्तित नहीं, अपवर्तित करने की क्षमता को हम देख चुके हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश के घनत्व कहते हैं। अभी मैंने बताया था जस्ट अभी कि कुछ भी पूछे कि चाहे प्रकाश का अपवर्तन चाहे प्रकाश का परावर्तन, किस उनकी क्षमता को किस में व्यक्त किया जाता है, प्रकाश के घनत्व में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। हमने यहाँ पर जो है वो 1029 से शुरू हो गया था, लगभग 1029 से ना 1056वां नंबर क्वेश्चन में हम आ गए हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसी प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, तारे का टिमटिमाना जो है ये हमारा किसका, प्रकीर्णन का नहीं बल्कि प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल है। किसका, अपवर्तन के एग्जाम्पल है, ठीक है, अपवर्तन, इसलिए हमारे ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है वो करेक्ट है। जबकि देखो सूर्योदय के समय जो होता है, सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्योदय सूर्यास्त दोनों के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, वो किसके कारण होता है। देखो यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है, सूर्य के बारे में दो चीज ध्यान रखो, एक होता है सूर्य के उगते समय, या फिर सूर्यास्त या फिर सूर्योदय के समय, सूर्यास्त या फिर सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना किस घटना के कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। और एक क्वेश्चन ये है कि जब सूर्योदय हुए बिना जब प्रकाश मतलब दिखने लगता है तो वो किस कारण होता है, तो वो किस कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। तारे का टिमटिमाना भी हमारे यहाँ पर क्या है, अपवर्तन का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं, खतरे के संकेत को लाल का प्रयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आसमान का नीला रंग, ये भी ठीक है, ये भी क्या है, प्रकीर्णन पर एग्जाम्पल है। देखो तारे का टिमटिमाना तारे के प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन के कारण होता है, किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है, तारे का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरती है जिसमें क्या हो, धूल हो तथा अन्य पदार्थों का अत्यंत सूक्ष्म कण होता है, इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं।
अब देखो लाल रंग का प्रकीर्णन कोहरे या धुएं में, लाल रंग का प्रकीर्णन कोहरे या धुएं में से क्या होता है, सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए इसे लाल रंग का प्रयोग हम किस में करते हैं, तो खतरे के सिग्नल में, ठीक है ना। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है कोहरे या धुएं में, प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तरंग दैर्घ्य की तुलना में इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, तरंग दैर्घ्य अधिक, देखो तरंग दैर्घ्य अधिक होती है और प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। लाल रंग का प्रकाश के कोहरे या धुएं में से सबसे कम क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य घटकों की तरंग दैर्घ्य की तुलना में सबसे अधिक होती है। और प्रकाश के बैंगनी एवं नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, यानी कि सर्वाधिक प्रकीर्णन मतलब होता क्या है, प्रकीर्णन मतलब बिखराव, ठीक है ना। प्रकीर्णन मतलब क्या होता है, बिखराव, ठीक है ना। तो लाल रंग सबसे कम बिखरता है, इसीलिए से लाल रंग का प्रयोग हम खतरे के सिग्नल में करते हैं। जबकि हम बात करें उसका, इसका बैगनी रंग का, तो बैगनी और नीले रंग सर्वाधिक बिखरते हैं, ठीक है। जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल की बितान से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को क्या करती हैं, प्रकिंडित करती हैं, प्रकाश को क्या करती हैं, प्रकिंडित करती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के वितार से होकर गुजरता है तो कोहरे में जल की छोटी छोटी बूंद प्रकाश को प्रकिंडित करती हैं और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश के प्रकिंडन होने की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। यह प्रभाव छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन में देखा जा सकता है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पर प्रकिंडन नहीं हो रहा। प्रकिंडन कब होता है, जहाँ कुछ न कुछ धूल के कण हो, ठीक है ना, जहाँ कुछ न कुछ धूल कण हो और वायुमंडल हो, वहां प्रकिंडन होता है। जो आसमान में ना धूल के कण है ना वायुमंडल है, तो क्या कहाँ से प्रकिंडन होगा, ठीक है। देखो सैटेलाइट से ली गई तस्वीर का आसमान में अंधेरा नजर आता है क्योंकि यहाँ पर प्रकिंडन नहीं होता है। प्रकिंडन प्रकाश का रंग प्रकिंडन होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। देखो कणों के आकार पर निर्भर करता है कि कण कितने बड़े हैं। ये अति सूक्ष्म कण अति सूक्ष्म कण जो होते हैं वो मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकिंडित करते हैं। किस प्रकार को, नीले प्रकाश को। अगर जो यहाँ पर ऑप्शन में बैगनी होता तो हम बैगनी को पहले प्रेफरेंस देते, ठीक है ना। बैगनी नहीं है इसलिए हम यहाँ पर नीले को प्रेफरेंस देंगे। आगे बात करते हैं, प्रकिंडन होने वाले प्रकाश के रंग प्रकिंडन होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले रंग के प्रकाश को प्रकिंडित करते हैं। यहाँ पर अगर जो ऑप्शन में बैगनी हो तो हम बैगनी भी लगा सकते हैं, ठीक है। स्वच्छ आकाश का नीला रंग स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद प्रकाश वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की तुलना में क्या होता है, छोटे, किस आकार के होते हैं, छोटे आकार के होते हैं, बड़े आकार के नहीं, छोटे आकार के होते हैं। और कणों द्वारा प्रकाश के क्या होता है, प्रकिंडन के कारण होता है, इसका प्रकिंडन कारण छोटे होते हैं और प्रकिंडन कारण होता है। स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में छोटे आकार के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकिंडन के कारण होता है। सूर्य से श्वेत प्रकाश के घटक रंगों में प्रकाश के बैगनी और नीले रंग के प्रकाश का प्रकिंडन सर्वाधिक होता है, जिस कारण स्वच्छ आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है, हम देख चुके हैं कि अंतरिक्ष में क्या है, प्रकाश का प्रकिंडन नहीं होता, इसलिए से वहां का रंग क्या दिखता है, काला दिखता है। आगे देखते हैं, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग काला होगा क्योंकि वहां पर प्रकिंडन नहीं हो रहा है, इसलिए से प्रकिंडन नहीं होगा जब काला मतलब वातावरण नहीं है तो। देखते हैं, डैश के कारण जब प्रकाश किसी माध्यम की निलंबित कणों से होकर गुजरती है, ठीक है। जब किसी निलंबित कणों से होकर गुजरती है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ दिशाओं में उत्सर्जित होता है, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकिंडन कहते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब यह है, मान लो एक यहाँ पर बीकर, एक यहाँ पर हम कुछ मग लिए हैं ग्लास का, ठीक, कांच का, ठीक है। इसमें पानी भरा हुआ है और थोड़ा इसमें क्या है, हम क्या कर दिए, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा धूल जो है डाल दिए, पाउडर वगैरह थोड़ा मिला दिए, और यहाँ से हम प्रकाश डालते हैं, मोमबत्ती जला दी हमने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से प्रकाश आती है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है हमें टिंडल प्रभाव दिखेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो प्रकाश के प्रकिंडन के कारण प्रकाश किसी माध्यम के निलंबन कणों से होकर गुजरता है जो
प्रकाश के कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित यानी कि फैल जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे कि आकाश का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र का रंग नीला दिखाई देना, ये किसके कारण है, तो प्रकीर्णन का कारण है। सर्वाधिक प्रकीर्णन नीला और बैंगनी का होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोग की पहचान कीजिए। यहाँ पर अनुप्रयोग, यहाँ पर तारा टिमटिमाना तो ये अपवर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, आगे है खतरे का सिग्नल लाल होता है, ये तो होगा। इसके बाद सूर्योदय सूर्यास्त समय पूर्व सूर्य, देखो समय से पूर्व सूर्योदय, और नहीं, ये भी नहीं होगा। ये देखो, यहाँ पर सूर्य का लाल और आकाश का नीला दिखाई देना, ये जो है ये प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है, पर ये जो है इसका है अपवर्तन के एग्जाम्पल है। और ये भी यहाँ पर डायरेक्ट, ये दोनों बी और सी जो दोनों जो है ये अपवर्तन के एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है कौन कौन सही है, ए सही है, ए सही है, डी सही है, ई सही है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। प्रकाश का प्रकीर्णन के अनुप्रयोग की पहचान, मतलब पहचान है कि टिंडल प्रभाव, सूर्य का लाल, आकाश का नीला होना। अब देखो सूर्य का लाल, ठीक है, खतरे का संकेत लाल होना। ठीक है, अब देखो गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण होता है, तो हम देख चुके हैं प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। और किस रंग के, देखो आकाश का नीला दिखाई देना, ये प्रकीर्णन कारण। सूर्योदय सूर्यास्त से समय पूर्व लाल दिखाई देना, खतरे के संकेतों को लाल में प्रयोग करते हैं क्योंकि इसका जो है प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए से। अब देखो यहाँ पर सीवी रमन जी के बारे में हम देखते हैं। सीवी रमन के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है, तो यहाँ पर देखिए 1954 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1930 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। ठीक है, बात करें 1888 में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 1887 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि इन्हें दी गई थी, ये गलत लिखा हुआ है। सर सीवी रमन के बारे में बात करें तो 1987 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी, 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, जो है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है ना, उन्हें नाइटहुड की उपाधि नहीं मिली थी। सीवी रमन जो है 7 नवंबर 1888 से में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 21 नवंबर 1970 को भारतीय, जो कि क्या थे, भारतीय भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें 1930 में भारत भौतिक के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार सम्मान किया गया और 1954 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 1957 में इन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पर देखते हैं बादलों का रंग सफेद, ये भी जो है हमारे प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। देखो वायुमंडल में उपस्थित भिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों द्वारा प्रकाश के चारों ओर दिशाओं में विसरित करने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन के उदाहरण की बात करें तो आकाश का रंग नीला दिखाई देना, बादलों का रंग सफेद दिखाई देना। रेले का नियम, रेले के नियम के बारे में पढ़ते हैं। जिस रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है, रेले ने बोला था कि जिस रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है उस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। जैसे कि यहाँ पर लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या है, अधिक है, इसलिए से उसका प्रकीर्णन कम है। और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम है, इसलिए से बैंगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक है। तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम की बात करें तो बैंगनी, जामुनी, नीला और सबसे अधिक जो है लाल रंग का तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है, सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। प्रकाश की एक पुंज की द्रव में प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। हम देख चुके हैं कि प्रकाश जब देखो प्रकाश की एक पुंज से द्रव यानी कि द्रव द्रव में तैरते कणों के टकराव, यहाँ पर क्या है प्रकीर्णन की कौन सा घटना यहाँ पर घटित हो रही है, तो टिंडल प्रभाव। प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों में टकराने के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अर्थात किसी कोलाइड विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। ये छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन द्वारा देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव को ही टिंडल प्रकीर्णन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है, सूर्य के प्रकाश जब वायुमंडल उपस्थित होगा तभी ना प्रकीर्णन होगा। इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है, तारों का टिमटिमाना, ये तो हमारा
इसका है अपवर्तन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। आकाश का रंग नीला दिखाई देना, तो ये प्रकाश का प्रकिंडन का एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे बात करें, ये हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। आगे बात करें सफेद रंग, सफेद प्रकार, यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो, हाँ तुम कहाँ थे। यहाँ पर सफेद सफेद प्रकाश का कांच की प्रिज्म से गुजरने वाले विभिन्न रंगों को व्यक्त होता है। हमें यहाँ पर जो है ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो है करेक्ट है, ठीक है। जब सूर्य का प्रकाश, हम देख चुके हैं टेंडेंट प्रभाव के बारे में ना, बट पढ़ते हैं फिर से। जब सूर्य का प्रकाश जो कि विभिन्न रंगों के मिश्रण है, क्या है, विभिन्न रंगों का मिश्रण है, वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो वायु में उपस्थित विभिन्न अणुओं, इनके अणुओं और धूल एवं धुएं के कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन होता है। चूंकि बैंगनी एवं नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है, यह नीले व बैंगनी प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है, ठीक है। यही कारण है कि आकाश हमें जो है नीला दिखाई देता है। आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किस कारण होता है, तो हम देख चुके हैं आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आगे देखते हैं, तो ये हमारा जो है प्रकीर्णन का लास्ट क्वेश्चन है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, हम देख चुके हैं कि आकाश जो है, देखो, नीले रंग, यहाँ पर हमारा जो है श्वेत रंग में नीले रंग की तरंग दैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है। नीले रंग की तरंग दैर्घ्य निम्न होती है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य निम्न होती है, सही बात है। और वह हवा में अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1023 क्या हो जाएगा, सी जो है हमारा करेक्ट है यहाँ पर। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि श्वेत प्रकाश के नीले रंग की तरंग दैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न निम्न होती है, क्या, तरंग दैर्घ्य निम्न होती है, और यह हवा में क्या होता है, इसका सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। अब देखते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो क्या होता है, नियमित परावर्तन होता है, ठीक है ना, नियमित परावर्तन। अब देखो जैसे यहाँ पर नियमित परावर्तन एग्जाम्पल, चिकनी सतह पर प्रकाश जो है वो आपतित हो रही है ना, और यहाँ पर टकरा के वापस जा रही है, तो क्या है, नियमित परावर्तन है। अभी यहाँ पर ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, और ये प्रकाश आती है ऐसी जाती, ये प्रकाश आती है ऐसी जाती, ये क्या है, अनियमित परावर्तन है, ऐसे आ रही है इधर जा रही है, ठीक है, यह अनियमित परावर्तन है। अब देखते हैं हम समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है, तो समतल दर्पण के लिए छवि कैसी होती है, समतल दर्पण के लिए छवि हमारी कैसी होती है, समतल दर्पण की बात करें तो हमारी यहाँ पर समतल दर्पण की सब छवि हमारी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। पहली बात तो, पहली बात कैसी होती है, पहली बात तो बात करें हम, पॉजिटिव होती है। समतल दर्पण का आवर्धन मान कितना होता है, तो कितना होता है, आवर्धन जो होता है समतल दर्पण का एम बराबर कितना होता है, आवर्धन समतल दर्पण का 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें समतल दर्पण, यहाँ पर पूछा है कि समतल दर्पण के लिए छवि होती है कैसी होती है, आभासी होती है और पार्श्व उल्टी होती है, आभासी पार्श्व उल्टी, ठीक है, पार्श्व उल्टी होती है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा एवं आभासी होता है, अर्थात वस्तुओं का दायां पक्ष प्रतिबिंब के बाएं पक्ष के रूप में दिखाई देगा एवं वस्तु का बायां पक्ष प्रतिबिंब के दाएं पक्ष के रूप में दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब हम देख चुके हैं आभासी और कैसी होती है, सीधी होती है। एक एक और देखो, एक और पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, क्योंकि परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती नहीं है, ठीक है ना, पर किसी एक बिंदु पर मिलती नहीं है, वरन प्रतिबिंब से झुकती हुई प्रतीत होती है, इसलिए ये किरणें किसी पर्दे पर वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं करती हैं, ठीक है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि को
क्या विशेषता है, तो ये क्या होगा, समान आकार का होगा, सीधा होगा, पार्श्व तौर पर उल्टा होगा, आभासी होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। देखो, एक ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, वह क्या कहता है, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण का उपयोग आईना यानी कि मिरर बनाने में होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो आभासी होती है, सीधी होती है, पार्श्व तौर पर उल्टी होती है, और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु से के सामने खड़ा हुआ है, ठीक है ना, यानी कि रखा हुआ है। दर्पण हमेशा वस्तु को, अगला क्वेश्चन, दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करती है जो आभासी, बड़ी और समान आकार की होती है। तो कौन करती है, समतल दर्पण करती है, ठीक है। हम देखते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण, ये हमारा जो है फर्स्ट न्यूमेरिकल है यहाँ पर। तो यहाँ पर किसी अवतल की वक्रता त्रिज्या हमें दी हुई है कितनी, 12 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या यानी कि हमें कितनी, सेंटर ऑफ वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अवतल गोलीय दर्पण। यहाँ पर हमें क्या, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण हम देखते हैं, अवतल दर्पण ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा फोकस होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ पर हमारा अनंत होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है, इसमें क्या पूछ रहा है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 12 है। तो हमें वक्रता त्रिज्या 12 दी हुई है, तो हमारा फोकस कितना हो जाएगा, त्रिज्या का आधा, 12 का आधा। देखो हमने बताया ना अभी, ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, फोकस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। अब त्रिज्या दी हुई है हमें कितनी, 12, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मान हमें कितना दिया हुआ है, 12, ठीक है। इसका आधा करेंगे तो हमारी फोकस कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ठीक है ना, 6 आ जाएगा। अब देखो 6 तो आएगा, तो हमें ऑप्शन ए में भी दिया हुआ है, ऑप्शन डी में भी दिया हुआ है, तो कौन सा होगा। अब देखो, अवतल दर्पण में जो होता है, जो अवतल दर्पण में फोकस जो है वो क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट है, ठीक है। देखो, अवतल दर्पण फोकस दूरी निकाल के फार्मूला क्या है, वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 6 सेंटीमीटर आया, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है, इसलिए हम क्या लेंगे, माइनस का 6, ठीक है। आगे देखते हैं, किसी अवतल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव, अब देखो फिर से क्या है, दर्पण पहले पहले है क्या, अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है, तो यहाँ पर क्या है, दर्पण है कि लेंस है, तो अवतल दर्पण है, ठीक है। फोकस इसके ध्रुव से कितना, 16 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि एफ हमारा यहाँ पर क्या है, एफ एफ हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसकी वक्रता त्रिज्या ध्रुव से कितनी दूर होगी, देखो हमने देखा है, क्या देखा है कि हमारा ये अवतल दर्पण हो गया, इधर साइड इधर पेंट है, ठीक है ना। अवतल दर्पण, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी हुई है कितना, 16, यहाँ पर 16, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 16 होगी, तो पूरी दूरी को मिलाएंगे कितनी हो जाएगी, 32। तो यही हमसे पूछ रहा है कि मतलब हमें यहाँ पर फोकस दूरी दी हुई है और हमसे त्रिज्या पूछ रहा है, तो फोकस दूरी दी हुई है, त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 32 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो जैसे यहाँ पर वक्रता फोकस दूरी कितने दी हुई, 16 दी हुई है। वक्रता त्रिज्या निकालें, तो वक्रता त्रिज्या में हम 2 गुणे फोकस करते हैं, तो 2 गुणे फोकस कितना है हमारे यहाँ पर, 16 है, तो 2 गुणे 16 बराबर 32 हो गया। इनमें से कौन से बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। अब देखो, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण मान लो ये कोई सा है, ये मुख्य अक्ष को है, क्या है, ये जो मैं खींच रहा हूँ जिसके ऊपर लाइन, ये क्या है, हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। मुख्य अक्ष पर क्या क्या स्थित होता है, तो मुख्य अक्ष पर ही पोल स्थित होता है, ये सही कह रहा है, ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या भी मुख्य अक्ष पर ही होती है, ठीक है ना। और आपतन बिंदु की हम बात करें, देखो आपतन बिंदु की हम बात करें, तो आपतन बिंदु जो होता है, मुख्य आपतन बिंदु कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए से हमारा वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या और ध्रुव, ये जो है हमारे, यही मुख्य अक्ष के समानांतर मुख्य अक्ष में होते हैं, ठीक है ना। वक्रता वक्रता केंद्र और ध्रुव हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के में स्थित होते हैं। अब यहाँ पर हमारा फिर से एक न्यूमेरिकल आ गया। देखो यहाँ पर कह रहा है, किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण का आवर्धन, हमें आवर्धन बताना है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर दिया हुआ है, पहली बात तो फोकस दिया हुआ है, ठीक है। देखो मैं दूसरा पेन यहाँ पर ले लेता हूँ, थोड़ा सा दूसरा पेन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है ना। देखो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर दिया हुआ है फोकस दिया हुआ है। फोकस हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो फोकस दिया हुआ है 18, पहले पहले जो दिया हुआ है उसे दे लेते हैं, ठीक है ना। फोकस दिया हुआ है 18, फिर उसके बाद और क्या दिया हुआ है, अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यानी कि हमें यहाँ पर यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 12। अब देखो ये हमें हमेशा अवतल दर्पण में क्या होता है, हमेशा फोकस और जो हमारी यू होती है दोनों ही ऋणात्मक होगी, ठीक है ना।
ये दोनों इसे हम इन्हें हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे दोनों को, ठीक है ना, दोनों को हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। अब देखो अब देखो हमें क्या निकालना है, आवर्धन निकालना है। पहले तो हम v निकालेंगे, फिर उसके बाद आवर्धन निकालेंगे। तो पहले देखो दर्पण दर्पण का फार्मूला क्या होता है, वन, इसे मैं थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेता हूँ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा क्या हो गया, दर्पण का फार्मूला हो गया, ठीक है। अब दर्पण का फार्मूला ये हो गया। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पर 1f कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखते हैं, f दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 1/18। तो 1/18, ठीक है, माइनस का माइनस 1/18 बराबर 1/v माइनस, यहाँ पर माइनस 1/12 हो गया, ठीक है। ये समझ में आया, ये कैसे आया, ये मैंने बस यहाँ पर कुछ नहीं किया है, ये इस फार्मूले में मैंने इनको पुट कर दिया, ठीक है ना। अब आगे देखता हूँ। अब देखो ये माइनस, ये जो है ये 1/12 ये इधर साइड आएगा, ठीक है ना। तो हमें तभी हमारा जो है v का मान निकलेगा। इधर साइड इसको लाएंगे तो कैसे लाएंगे, देखो इसको हम ऐसे लाएंगे, ये 1/12 आएगा, सॉरी यहाँ पर जो है बहुत बड़ी इंक हो गई है, इसे मिटाना पड़ेगा। देखो मेरा कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पर जो हम आएगा इधर 1/12 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का 1/18, इधर साइड ये निगेटिव था, इधर साइड आएगा, इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। इज इक्वल टू 1/v। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, 36 एलसीएम आ गया, ठीक है ना। 12 से काटा, 12 24 12 3 36, यहाँ पर 3 आ गया, माइनस 18 दूनी 36, 2 आ गया, 1/v बराबर, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 1/, ये एक घट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 1/36 आ गया, यानी कि हमारा यहाँ पर v का मान क्या आ गया, एक b का मान हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 36 आएगा, ठीक है। v का मान हमारे यहाँ पर 36 आएगा। अब हमें यहाँ पर क्या बोल रहा है, आवर्धन निकालने के लिए बोल रहा है। देखो v का मान हमारे यहाँ पर पॉजिटिव पे 36 आया, ठीक है ना, पॉजिटिव में 36 आया है, यानी कि जो अगर जो हम बात करें कि वस्तु कहाँ रखी हुई है, तो वस्तु कहाँ रखी हुई है, तो वस्तु जैसे कि दर्पण है, वस्तु कहाँ रखी हुई है, वस्तु जो है वो फोकस और पोल के मध्य में रखी हुई है, इसलिए से दर्पण इधर साइड बनेगा, ठीक है ना, छठवें नंबर के से ही आभार, मतलब बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है ना। इसको मिटा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा v आ गया। अब हमें क्या बोल रहा है, आवर्धन निकालना है ना। आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, पता ही होगा। लेंस में आवर्धन का फार्मूला क्या, दर्पण में आवर्धन का फार्मूला -v/u होता है, पता है ना, -v/u, -v/u होता है। बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। हमारी v की मान कितना है, 36, माइनस का 36, हमारा u का मान कितना है देख लेते हैं एक बार। u का मान है हमारा 12, माइनस का 12, ठीक है ना। हमारे u का मान यहाँ पर हम माइनस का 12 ले लेंगे, दोनों काटेंगे, कितना आ गया, 3 आ गया, और माइनस से माइनस कट गया, यानी कि पॉजिटिव का 3 आया, यानी कि हमारा आवर्धन क्या है, प्लस का 3 है। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर है इसका ऑप्शन बी सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ना समझ में आया तो एक बार फिर से देखने का प्रयास करें। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि चित्र में, यहाँ पर चित्र में प्रदर्शित किया गया है कि पी क्यू आर एस एक अवतल दर्पण की सतह पर स्थित 4 बिंदु हैं। यदि बिंदु पी क्यू आर एस में वक्रता केंद्र की दूरी क्रमशः R1 R2 R3 R4 है, तो R1 R2 R3 में के मध्य सही समय बताना है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो पी क्यू आर एस एक अवतल दर्पण की सतह में स्थित 4 बिंदु हैं। यदि पी क्यू आर एस वक्रता केंद्र की दूरी, पी क्यू आर एस से वक्रता केंद्र की दूरी, तो देखो क्वेश्चन अब देखते हैं चित्र में। अच्छा देखो पी पी यहाँ दिया हुआ है क्यू आर एस, वक्रता केंद्र की दूरी। अब देखो यहाँ से दूरी पूछा है, तो यहाँ से दूरी जो है समान होगी सभी की, है ना। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। देखो बिल्कुल मैंने सही कहा। तो हमारा यहाँ पी क्यू आर एस दी गई वक्रता केंद्र से जो है R1 R2 R3 R4 जो है वो बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर कलर चेंज करते हैं, देखिए बढ़िया दिखिए, है ना। अब देखते हैं, फिर से नहीं निकल आ गया भाई, फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। किसी उत्तल दर्पण को वक्रता त्रिज्या कितनी दी है, वक्रता त्रिज्या यानी कि हमारे पास r दिया हुआ है कितना 15, हमें f निकालेंगे तो f कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर क्या बोल रहा है, नई कीर्ति चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस, अरे फोकस ही तो पूछा है भाई, फोकस कितना आ जाएगा, फोकस कितना आ जाएगा, फोकस कितना आएगा 7.5। अब देखना है ये है कि 7.5 पॉजिटिव में आएगा कि निगेटिव में आएगा। तो हमें यहाँ पर उत्तल दर्पण दिया हुआ है भाई,
उत्तल दर्पण दिया हुआ है, अगर जो अवतल दर्पण देता तो हम निगेटिव में लेते, उत्तल दर्पण दिया है इसलिए हम कह लेंगे पॉजिटिव मिलेंगे। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, ये उधर का थोड़ा दिख रहा है, हुआ कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है कि किसी 2.5 सेंटीमीटर लंबा, अरे ब्रदर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई। किसी 2.5 सेंटीमीटर लंबा वस्तु, यानी कि यहाँ पर वस्तु की लंबाई दी हुई है कितनी, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दिया हुआ है, यानी कि हमारा यहाँ पर एफ दिया हुआ है कितना, यहाँ पर दिया हुआ है, हम लिखते जाते हैं, यहाँ पर हमारा एफ कितना दिया हुआ है, एफ कितना दिया हुआ है, हमारा अवतल दर्पण है इसलिए से हमारा एफ यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो एफ हमारा यहाँ पर कितना दिया हुआ है, वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, माइनस का 16 लेंगे, माइनस का 16 कैसे लिया समझ में आ गया होगा क्योंकि अवतल दर्पण है। ठीक है, इसके बाद क्या लेंगे, दूरी वाले फोकस, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि हमारा यू यहाँ पर क्या है, 24 सेंटीमीटर, यू भी हमारा यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव होगा, यू यहाँ पर हमारा क्या होगा, 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि हमें यहाँ पर पहले तो हम वी निकालेंगे, ठीक है ना, वी निकालेंगे, फिर हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालेंगे, पहले वी निकालना पड़ेगा, तो वी कैसे निकालेंगे, बस अपनी फार्मूला में पुट करके, तो फार्मूला में कैसे पुट करते हैं, चलिए फटाक से सॉल्व करते हैं इसे, इस वाले फार्मूला में 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u, इसमें हम पुट करेंगे तो 1/f, एफ हमारा यहाँ पर कितना है, 16 माइनस का 16 है, तो 1/, माइनस का एक, माइनस का 1/16 बराबर 1/v निकालना है हमें, माइनस 1/u कितना दिया हुआ है, तो u हमारा है माइनस का 24। ठीक है, इसके बाद ये वाला पोर्शन जो है वो खुद की इधर आ जाएगा, तभी हमारा v का मान निकलेगा, तो इधर जब लाएंगे इसे तो 1/16, ठीक है, 1/24 हो गया, 1/24 माइनस का 1/16, इसका हम बराबर 1/v, v का मान हमारा तभी आएगा जब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ गया, 48 एलसीएम आ गया, 24 दूना 48, 16, सॉरी यहाँ पर मैंने चिन्ह जो है गड़बड़ कर दिया, शायद चिन्ह की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया ना, तो यहाँ पर हमें देखना है माइनस है ना, तो यहाँ पर 2 माइनस 16 या 48 -3 बराबर 1/v, तो हमारा यहाँ पर जो है वी, ये 2 से 1 गया तो माइनस का 1/48 आ गया है ना, तो वी का मान हमारे यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 48, वी का मान कैसे है ये तो पता चला गया होगा, देखो वी का मान कितना आ गया, माइनस का 48, ठीक है ना, अब वी का मान हमारा माइनस का 48 आ गया, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि हमें निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई बताना है ना, निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाँ भाई देखो, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इमेज, इमेज जो बन रही है और जो जहाँ वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु के बराबर v/u, ठीक है ना, v/u रखेंगे, इस तरह हम रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे हमारी कितनी सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर क्या है हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर 2.5 सेंटीमीटर, v यहाँ पर हमारा कितना आया है, माइनस का 48, ठीक है, हमारा u यहाँ पर कितना है, तो माइनस का 24, 24 से काटेंगे, 24 दूना 48, माइनस से माइनस कट गया, है ना, और यहाँ पर 2.5 इंटू 2 कितना हो गया, कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पर 5 जो है वो करेक्ट आंसर है, वो भी पॉजिटिव में, ठीक है ना, 5 हमारा करेक्ट आंसर है, वो पॉजिटिव में, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। क्या है थोड़ा इसमें करते नहीं बन रहा है ना, आई होप आपको समझ में तो आ रहा होगा न्यूमेरिकल, पहले क्या है ना, न्यूमेरिकल अपने से करने का प्रयास करो, ठीक है ना, तभी यार देखो बनेगा, नहीं तो न्यूमेरिकल दूसरे के भरोसे ऐसे ही रहोगे, अपने से प्रयास करो, पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फार्मूला में पुट करो, बस फार्मूला ही तो है ना, फार्मूला में पूरा पुट करना है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के डैश के समानांतर प्रकाश पुंज, देखो अवतल दर्पण के समानांतर प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, देखो जब मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, देखो इसका मैं थोड़ा समझा देता हूँ, है ना, देखो ऐसा है
ये बोल रहा है कि मुख्य, यहाँ पर जो है यहाँ पर फोकस है, ठीक है ना, फोकस है, ये क्या है यहाँ पर फोकस। अब ये बोल रहा है कि अवतल दर्पण के समानांतर, सॉरी समांतर प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी, मुख्य मतलब मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है तो कहाँ से आएगी। अब देखो मुख्य अक्ष के जब समानांतर प्रकाश आएगी तो यहाँ पर टकरा करके फोकस से होकर गुजरेगी, चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए, कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। बस यही कहा हुआ है कि अवतल दर्पण के जब मुख्य अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब समानांतर प्रकाश पुंज आएगी तो मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी, ठीक है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश पुंज परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस दूरी यहाँ पर क्या है, कहाँ गया, निर्मित करेगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, फिर से न्यूमेरिकल है। 1 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु, यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है वो दिया हुआ है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा वो दिया हुआ है। वस्तु वस्तु को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण के सामने रखा गया है। यहाँ पर हमारा 16 सेंटीमीटर क्या है फोकस दूरी, एफ क्या है यहाँ पर, सॉरी दूसरा पेन लेना पड़ेगा भाई, एफ यहाँ पर क्या है, एफ यहाँ पर हमारा माइनस का 16 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है ना, माइनस का 16 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। इसके बाद फोकस दूरी हमारे यहाँ पर क्या है, फोकस दूरी ले लिया हमने। फिर इसके बाद अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर, यू हमारा यहाँ पर क्या है, यू हमारा यहाँ पर माइनस का, यू भी माइनस का 24 ही लेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद निर्मित प्रतिबिंब, निर्मित प्रतिबिंब होगा और इसकी ऊंचाई ना, हमें यहाँ पर v बताना है और यहाँ पर हमें मतलब इमेज जो बन रही है वो कितनी ऊंची बन रही है वो बताना है, ठीक है ना। पहले हम v निकालते हैं, v बताना है, तो हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। फार्मूला पुट करेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u में पुट करेंगे, ठीक है ना। तो जब पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/16 हो गया, ठीक है, माइनस का 1/16। और ये जो है 24 जो है इधर साइड आएगा, ठीक है ना, तो इधर 24 में लिखा है, जब इधर साइड आएगा तो 24 प्लस में हो जाएगा बराबर 1/v। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आएगा 48, 24 दूना 48 माइनस 16 दूना 32, 16 48, है ना, कितना आ गया, माइनस का v बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 48 आ गया, ठीक है ना, v बराबर माइनस का 48 आ गया। अब जब v बराबर माइनस का 48 आ गया तो हमें v का मान भी पूछा है, तो v का मान पूछा हुआ है, v का मान नहीं पूछा हुआ है, यहाँ पर पूछा हुआ है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उल्टा सीधा कैसा बनेगा। तो हम जो हमारी यहाँ पर चिन्ह के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कैसा बनेगा, माइनस है इसलिए से कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना। सीधा वाला नहीं होगा, सी नंबर नहीं होगा, डी नहीं होगा, या तो हमारा ए होगा या तो बी होगा, इन दोनों में से कोई होगा। अब देखो हमारे यहाँ पर क्या आ गया, वी आ गया। अब देखो हमारे यहाँ पर आई इमेज का की लंबाई बटे ऑब्जेक्ट की लंबाई, ऑब्जेक्ट कितनी है, ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी है और इमेज की लंबाई बटे वी बटे यू हम यहाँ पर करेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो है इमेज ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी दी हुई है, तो ऑब्जेक्ट की लंबाई 1 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स, यानी कि इमेज इमेज को इसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर वी कितना है हमारा माइनस का 48, -48। हमारे यहाँ पर यू कितना था, -24, -24, माइनस से माइनस कट गया, 24 से कटा 2 बार में, यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया, पॉजिटिव का 2 आ गया, ठीक है। देखो 2 सेंटीमीटर बनेगी, 2 सेंटीमीटर मतलब जो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो 2 सेंटीमीटर होगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक प्रकाशीय उपकरण एक्स को फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, तो एक्स क्या होगा। अब देखो फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, वो भी कैसी है, माइनस में है, ध्यान से देखना है, क्या है, माइनस में है, माइनस में है तो क्या हो सकता है, दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो मतलब अवतल दर्पण तो 100% है, ठीक है ना, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण नहीं होगा, उत्तल दर्पण नहीं होगा, अवतल दर्पण होगा, अवतल लेंस नहीं होगा, उत्तल लेंस होगा। सॉरी सॉरी गड़बड़ हो गया यहाँ पर भाई, अरे यार उत्तल थोड़ी होता है, उत्तल तो हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कैसे उत्तल लगा दिया, ऑप्शन नंबर जो है हमारा उत्तल थोड़ी होता है, ये अवतल अवतल लेंस या अवतल दर्पण कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है, ठीक है। दर्पण सूत्र,
दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होगी। अब देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होगी। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा यहाँ पर है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u फार्मूला है ना। हमें यहाँ पर क्या बताना है, फोकस बताना है। फोकस के लिए तो हम f बराबर क्या करेंगे, 1/f बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, वी यू नीचे हो जाएगा इसका एलसीएम लेंगे तो, और u प्लस v ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना, u प्लस v। अब देखो ये क्या है, ये किसका मान है, ये 1/f का मान है। अब इसको जब हम उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे वही हमारा, अब देखो v/u प्लस v, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर फोकस हमारा कितना आया और फिर उसको पलट दिया, 1/f फोकस है और ये पलट दिया तो फोकस आ गया। 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। अब देखो यहाँ पर फोकस दूरी दी हुआ है, त्रिज्या पूछ रहा है तो कितना होगा, 2 गुना होगा, होगा ना। 2 कितना होता है, 2f होता है, r बराबर कितना होगा, 2f होगा, यहाँ पर 2f 4 सेंटीमीटर होगा। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश पुंज, उत्तल दर्पण, अब देखो उत्तल दर्पण दिया हुआ है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में f पर अभिसारित होगा, f से अपसारित होगा, ध्रुव से अपसारित होगा। देखो पहले देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, उत्तल मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश पुंज होती है तो कहां से होगा, f से, कहां से, f पर अपसारित होगा, कैसे, f पर अब f पर अभिसारित होगा, ठीक है ना। देखो ये बोल रहा है उत्तल दर्पण, यहाँ पर हम उत्तल दर्पण लेते हैं, उत्तल दर्पण लिए ये हमने, ये मुख्य अक्ष हो गए हमारे, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो इसका बोल रहा है ये प्रकाश जो है समानांतर मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष है इसके समानांतर प्रकाश आ रही है, तो ये जो है कहाँ से होकर रुक जाएगी, तो फिर ये इधर टर्न हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, फोकस होगा, तो फोकस में आकर के मिल जाएगी। यही पूछ रहा है कि कहाँ पर होगी, तो फोकस पर अभिसारित होगी, ठीक है। कैसी बनेगी, आभासी बनेगी, ठीक है ना, आभासी। अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने डैश रखी वस्तु को अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। देखो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब तो अवतल दर्पण में ही बनता है, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना। अवतल दर्पण के सामने वास्तविक और उल्टा, देखो अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अनंत पर प्रतिबिंब कब बनेगा, जब हमारा वस्तु को फोकस में रखेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो, जब वस्तु को हम फोकस में रखेंगे। एक यहाँ पर बढ़िया डायग्राम मिल जाता, मैं समझा देता, डायग्राम नहीं मिल रहा ना, बढ़िया से डायग्राम बना बनाया मिल जाता तो नहीं मिल रहा, ऐसे ही समझा देता हूँ, है ना, इस क्वेश्चन को के अकॉर्डिंग। देखो देखो यहाँ पर छोटा सा, देखो यहाँ पर जैसे कि ये क्या हो गया हमारा, ये यहाँ पर क्या हो गया हमारा, फोकस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया हमारा, रेडियस यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सी लिख देते हैं, सी लिख देते, सी है ये, ठीक है। ये क्या हो गया यहाँ पर, इन्फिनिटी हो गया। देखो यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ठीक है ना, बैटरी भी खत्म हो रही है। अब देखो 1 नंबर जो अनंत पर, जब जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमारा, फोकस पर बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 नंबर यहाँ पर बनेगा, 2 नंबर वाला कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मध्य यहाँ पर बनेगा, ये भी छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना। 2 नंबर यहाँ पर बनेगा, 3 नंबर जो है वो सेंटर ऑफ, अगर जो हम किसी वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही जो है यहाँ प्रतिबिंब बनाएगा। इसके बाद यहाँ 3 नंबर, 4 नंबर यहाँ पर है तो 4 नंबर यहाँ पर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे, या फिर बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के मध्य, ठीक है ना। इसके बाद बात करें 5 नंबर पर, अगर जो हम रखेंगे तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पर बनेगा, यानी कि फोकस पर अगर जो हम किसी वस्तु को रखेंगे तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। और अगर जो हम फोकस और पोल के मध्य में रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है वो पीछे साइड बनेगा, जो कि आभासी, सीधा और बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है ना। किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब देखो यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है, यहाँ पर हमें पूछ रहा है वो ये वी पूछ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर फोकस दिया हुआ है और क्या है, अवतल दर्पण है, तो बन जाएगा ना यार, ना बनेगा, ना बनेगा, बताओ। फोकस दिया हुआ है -12 ले लेंगे, ठीक है ना, -12 सेंटीमीटर, -26 ले लेंगे,
तो 26 उधर साइड रहेगा, इधर साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, 1/26 हो गया। 1/26 सॉरी 1 माइनस प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, माइनस होगा भाई जी, ठीक है ना, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, 1/26 माइनस 1/12। अब देखो 1/26 तो ये हम एक किसका हो गया, 1/v बराबर हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना, कितना हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम ना भी लें तो सीधे सीधे ऐसे क्या करेंगे, देखो 12 24 12 36 दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो पूरा पूरा गुना कर दिया, तो 312 लिए हैं, 312 लेने का क्या मतलब है ना, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 12 24 12 36 48 12 60, कितना लेंगे हम, 72 लेंगे एलसीएम, तो 72 नहीं यार, इसका जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या, सॉरी ऐसे करते हैं कि दोनों इंटू कर देते हैं, है ना, जब इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 312 आ जाएगा, ठीक है ना, देखो यहाँ पर 312 आ गया, 312 आ गया ना, फिर यहाँ पर जब देखो 12 और 26 का एलसीएम 312 आ गया, फिर इसके बाद इन दोनों का मतलब इन 12 से काटेंगे, 12 से और 26 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो दोनों का योग कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, तो v का मान हमारा कितना आ गया, -22.2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु पर बनेगा, जो है वो हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है ना, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है ना। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के लिए सही चिन्ह परिपाटी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो अब देखो यहाँ पर बोल रहा है गोली दर्पण, अवतल दर्पण, पहला ऑप्शन ए की बात करें तो अवतल दर्पण के लिए एफ ऋणात्मक और आर यानी कि आर ऋणात्मक, तो ये सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, किसी दिए गए गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, वक्रता त्रिज्या यहाँ पर -20 दी हुई है, दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या -20 तो वक्रता फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी, -10 हो जाएगी ना। आगे देखते हैं, चित्र में प्रदर्शित किए गए एक प्रकाश किरण ए बी एक उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, उसका परावर्तन कोण क्या होगा। अब देखो आपतित हो रही है, इसका परावर्तन कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा भाई, सीधी सीधी आपतित हो रही है, यहाँ यहाँ टकरा रही है, यहाँ से टकरा के वो खुद वापस जा रही है, ये तो आभासी इधर साइड पर बनाए, इधर साइड तो आभासी बनाए, इधर साइड टकरा के वापस जा रही है, तो क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस जो होता है दर्पण के पीछे स्थित होता है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस की बात करें दर्पण के सामने नहीं, देखो सॉरी यहाँ पर हम ये नहीं, ऐसे ऐसे ये उत्तल दर्पण हो गया, इधर साइड लेते हैं, उत्तल उत्तल दर्पण इधर साइड पेंट कर देंगे, उत्तल दर्पण, ये फोकस इधर साइड नहीं होगा इसका, इधर साइड होगा, इधर साइड पीछे साइड होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोली दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है, तो अभिलंब के रूप में कौन सा कार्य करती हैं, तो यहाँ पर हम बात करें ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये क्या है, देखो निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोली दर्पण के अभिलंब के रूप में काम करती है, देखो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ये तो करती है, वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु भाई कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है ना, फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, अरे यार मैं भी क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर जो है देखो फोकस और आपतन बिंदु ये नहीं होगा, जबकि वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये सही है, आपतन वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा एक ही तल में होगी, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर होगी, देखो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये दोनों क्या है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो है वो उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सही ढंग से दर्शाता है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन जो होता है वो यहाँ पर क्या है, उत्तल दर्पण आवर्धन जो है वो 1 से छोटा है ना, देखो उत्तल दर्पण में आवर्धन क्या होता है, 1 से छोटा होता है, जबकि बात करें अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में 1 के बराबर, 1 से बड़ा, 1 से छोटा तीनों होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है,
अब देखो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा था, यानी कि हमारा यहाँ पर u दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसकी प्रतिबिंब की ओर 18 सेंटीमीटर की दूर बनता है। और इसका हमारे यहाँ पर v भी दिया हुआ है कितना, 18। यहाँ पर हमें क्या पूछा हुआ, फोकस पूछा हुआ है, तो फोकस ना बन जाएगा भाई, 1/फोकस बराबर कितना होता है, 1/v, यानी कि -1/v होगा, ठीक है ना। माइनस में होगा क्योंकि माइनस में होगा, ठीक है ना। -1/12 दोनों को लेंगे एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 36, 18 दूना 36, 12×36, दोनों माइनस में, 3 2 5, 36/5 कर देंगे। और ये माइनस में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7.2। हमारे यहाँ पर 7.2 जो है वो निगेटिव में आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे देखते हैं, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित एक वस्तु, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु क्या कहलाती है, जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परिवर्तित होती है। इसे हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है ना, वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आया? देखो फिर से समझाता हूँ, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है, जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परिवर्तित हो जाती है, उसमें कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष में स्थित या दर्पण के गोले के केंद्र को गोली दर्पण या वक्रता केंद्र कहा जाता है। गोली दर्पण या वक्रता केंद्र कहा जाता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र इसके सामने स्थिर होता है। यह प्रकाश की किरण को बिना विचलित किए, कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पर जैसे कि है ना, ये पर फोकस हो गया, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है यही बराबर, इधर जितने की वस्तु रखेंगे उधर मतलब यहीं पर बनेगा, यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, वो भी दूसरे साइड ना बराबर है बनेगा। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिमाण 20 सेंटीमीटर है। फोकस यहाँ पर हमारा क्या है, -20 लेंगे, ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण दिया हुआ है इसलिए 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित होता है। यहाँ पर हमारा वी दिया हुआ है, तो वी भी हमारे यहाँ पर क्या लेंगे, -60 लेंगे। अब देखो माइनस का वी लिया हुआ है, माइनस का एफ लिया हुआ है, बस इसे सूत्र में रख के यहाँ पर फटाक से सॉल्व कर दिया, और क्या, ये हमारा -30 आ गया। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को इतने सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले या हमारा फोकस दूरी दी हुआ है तो माइनस में से लेंगे। अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, -5, और हमें एफ दिया हुआ है, और पूछ क्या है, आवर्धन पूछ रहा है। पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, वी निकालेंगे, फिर इसके बाद आवर्धन निकालने के लिए हम यहाँ पर -v/u जो है फार्मूला में पुटअप करेंगे। यहाँ पर जो है 12 बज गए हैं रात के, है ना, तो आवर्धन इस तरह से यहाँ पर पहले वी निकाल लिया, ठीक है, तो यहाँ पर वी हमारा कितना है, -5 आया, फिर यहाँ पर हमें -v/u, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, तो 5 से 5 कट गया, तो माइनस का 1 जो है यहाँ पर हमारा आवर्धन आया, ठीक है। एक प्रतिबिंब का आवर्धन कितना है, पॉजिटिव का 1/5 है। गोली दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, आवर्धन दिया हुआ है, ठीक है ना, आवर्धन दिया हुआ है, और हमारे क्या दिया हुआ है, गोली दर्पण से वस्तु की दूरी दी हुई है, यानी कि u दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें हमारे यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, -v/u होता है। आवर्धन बराबर, आवर्धन बराबर m बराबर है, आवर्धन बराबर, तो आवर्धन कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, वो भी पॉजिटिव में 1.5, ठीक है ना, 1.5 दिया हुआ है। v हमारा दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, हमारा u दिया हुआ है, चलेंगे हम माइनस का v/30 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर माइनस से माइनस जो है कट जाएगा ना, ये इसका 10 नीचे आ जाएगा, 10 0 0 कट गया, 15 में 3 इंटू होगा तो कितना हो गया, 15×3 45, वी का मान हमारे पर कितना आ गया, 45 आ गया। अब देखो 45 तो आ गया, पर ये कि 45 क्या आया, पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया, 45 मान 2 है, 1 है 2 है ना। देखो दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे क्यों बन रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारा 45 जो है पॉजिटिव में आ रहा है, इसलिए इस दर्पण के पीछे बन रहा है, वो भी कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, ठीक है ना। यदि एक गोलीय दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि किसी वक्रता त्रिज्या दुगुनी हो जाती है, तो
यदि एक गोलीय दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या दुगुनी हो जाती है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। अगर जो वक्रता त्रिज्या हम क्या करेंगे बढ़ाएं, मतलब यहाँ पर बोल रहा है गोलीय दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ाया जाता है, मतलब गोलीय दर्पण का आकार बढ़ाते हैं तो क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या जो है वो दुगुनी हो जाएगी तो फोकस दूरी भी हमारी क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। यदि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दुगुनी कर दी जाती है उसकी फोकस दूरी दुगनी हो जाएगी। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध इस प्रकार जैसे कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। यदि किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब देखो हमें यहाँ पर फोकस दिया हुआ है कितना 30, यानी कि हमें एफ दिया हुआ है 30, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो एफ हमारा यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, एफ दिया हुआ है हमें यहाँ पर 30। इसके बाद हम बात करें दर्पण से 20 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी कि यू दिया हुआ है 20 है ना, तो यू बी यू क्या होगा, -20। यू यहाँ पर क्या हो गया हमारा, माइनस का 20। बस हमें पहले वी निकालना है, वी निकालेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर वी इज इक्वल टू 1/30, 1/30। ये 20 उधर माइनस में रहेगा, इधर साइड, इस साइड 1/20 है ना, तो ये इस साइड से इधर साइड जब आएगा तो प्लस में हो जाएगा। मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/20। अब क्या करूँगा, इनका एलसीएम ले लूँगा, तो एलसीएम लिया 60, 20, 40, 20 × 60 और 30 दूनी 60, यानी कि 5/60। 5/60 तो 5 से काटेंगे 12, यानी कि हमारे यहाँ पर v का मान क्या आ गया, पॉजिटिव का 12। ठीक है, पॉजिटिव का 12 पूछा क्या है, तो प्रतिबिंब भी पूछा, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट है, 116 का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र स्थित होती है, तो अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होती है, वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होती है, तो वक्रता केंद्र जो है वो दर्पण के सामने स्थित होती है। वक्रता केंद्र का मतलब बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये अवतल दर्पण बना रहे हैं, इधर साइड पेंट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर फोकस हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसी को पूछ रहा है कि वक्रता केंद्र, इसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो ये कहाँ, दर्पण के सामने स्थित होता है ना। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। अब गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन के बारे में बताना है। अब देखो उत्तल दर्पण, यहाँ पर मतलब देखो पहले पढ़ते हैं, उत्तल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण को अभिसारित करती है। अपसारित, देखो एक तो अपसारित होता है, एक अभिसारित होता है। अभिसारित मतलब देखो यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ। उत्तल दर्पण है इधर ना, इधर से अगर जो किरण आएगी तो क्या होगी, अंदर साइड मुड़ जाएगी। ठीक है ना, और अवतल वाले में क्या होगा, सॉरी उत्तल वाले में क्या होगा, ऐसे आएगी और ऐसे जो है वो डाइवर्स हो जाएगी, है ना, यहाँ से किरण आएंगे ऐसे डाइवर्स हो जाएंगे। तो पहला वाला ऑप्शन बोल रहा है उत्तल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर अगर जो आ रही है तो क्या बोल रहा है कि आभासी, यहाँ पर उत्तल दर्पण उसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण आभास अवसारी होती है। तो क्या होती है, अभिसारी होती है कि अपसारी होती है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में क्या होता है, अभिसारित होता है, जबकि उत्तल दर्पण में अपसारित होता है। तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, अपसारित होना चाहिए, तब सही होता। अगला है अवतल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण अभिसारित होती है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है बी। यहाँ पर ऑप्शन जो है उसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक अवतल दर्पण है। ठीक है, इधर से जो है मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर जो किरण आ रही है वो क्या होगी, अभिसारित होगी। क्या होगी, अभिसारित मतलब एक स्थान पर केंद्रित हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं ऑप्शन सी की बात करें तो उत्तल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों
प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करती है। नहीं, यहाँ पर गलती क्या हुआ है, उत्तल दर्पण जो है वो केवल केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करती है, वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं करती है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर गलत है। ऑप्शन डी की बात करें तो अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब करते हैं। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है, बी और डी सही है। यहाँ पर हमारा सी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में बी और डी दोनों दिए हुए हैं, है ना। देखो, उत्तल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण को अपसारित करती है। कैसे करती है? अपसारित, अभिसारित नहीं, अपसारित, यानी कि क्या करती है, फैला देती है ना। इसकी बात करें अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है वो जो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश आएगी उसे क्या करेगी, एक स्थान पर केंद्रित कर देगी, यानी फोकस पर, तो वो क्या कहलाती है, अभिसारी कहलाती है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। कैसा निर्मित? आभासी और सीधा, छोटा, वस्तु से छोटा ना। अवतल दर्पण अवतल दर्पण जो है वास्तविक आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब निर्मित कर सकती है। फिर से एक न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल है कि किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। यहाँ पर हमारा एफ दिया हुआ है 12। ठीक है, पहले देखो अवतल दर्पण है तो हम एफ को के फोकस क्या लेंगे, फोकस हमारी यहाँ पर क्या होगी, माइनस में होगी। ठीक है, और यू भी हमारा क्या होगा, माइनस में होगा। हमें एफ और यू दिया हुआ है, इसके बाद हमें क्या पूछा है, इसका प्रतिबिंब, मतलब हमें क्या पूछा हुआ है, वी पूछा हुआ है। वी और मतलब वास्तविक बनेगा कि आभासी, तो इतना तो कंफर्म है कि अवतल दर्पण है, इसलिए से इसमें एक ही केस में केवल ऐसा होता है जहां पर क्या बनता है, आभासी बनता है, बाकी वास्तविक बनता है। तो देखो इसको तो बिना लगाए भी, मतलब अगर जो प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करें तो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फोकस दूरी कितनी दी हुई है, 12। अब देखो यहाँ पर देखें हम फोकस दूरी, यहाँ पर फोकस दूरी कितनी है, 12 है। तो फोकस ये हमारा ये हो गया, फोकस की दूरी 12 है, जबकि त्रिज्या यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, 24। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें दी हुई है, और बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है। अब जब 12 सेंटीमीटर हमारा फोकस ही है तो 6 सेंटीमीटर कहाँ आएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा हमारा पोल और फोकस के मध्य आएगा, यानी कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बस इस पार बनेगा, लेंस दर्पण के, है ना, अवतल दर्पण के, यानी कि आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है ना, आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा और उतनी ही दूरी पर बनेगा, सॉरी उतनी ही दूरी पर नहीं, ये क्या बनेगा, फोकस पर बनेगा। हमारा ये डी डी करेक्ट हो जाएगा, है ना, आभासी ही बनेगा तो कंफर्म है। इसको मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ पर एफ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। एफ कितना है, 1/1 बाई माइनस, सॉरी 1/12 माइनस का, और इधर हमें वी निकालना है, इसलिए से यू इधर ले आएंगे तो हमारा यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 1/6, एलसीएम लेंगे 12। ठीक है, 6 दूनी 12, 12, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 12 एक कम 12, तो ये कितना हो गया, 1/12, यानी कि वी का मान हमारा कितना आ गया, 12। वी का मान हमारा कितना आ गया, वी का मान हमारा 12 आ गया, वो भी पॉजिटिव में आया है ना, तो ये पॉजिटिव में आया तो यही होगा आंसर। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और फोकस के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा है तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगी। देखो पोल और फोकस के मध्य रखा था, अभी हमने इसी का मतलब डायग्राम बनाया था, तो कहाँ बनेगी, आभासी बनेगी, सीधी बनेगी और वस्तु से बड़ी बनेगी। ठीक है ना, और उस पार बनेगी जो कि पॉजिटिव होगी। ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। किसी वस्तु को एक 9 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण में उत्पन्न आवर्धन बताइए। तो हमें यहाँ पर पहले वी निकालना पड़ेगा। हमें यहाँ पर दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, और दर्पण के सामने जो रखा हुआ है यानी कि यू दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। पहले हम वे निकालेंगे, तो 1/f कितना है, f है यहाँ पर -9, फिर यहाँ पर सॉरी सॉरी यहाँ पर f -9 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, उत्तल दर्पण है, इसलिए से f यहाँ पर हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, u हमारा निगेटिव होगा, u जो है इस पार रहेगा v के साइड, तो v के साइड से हम u को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब उधर निगेटिव में इधर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 18, 1/18 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 18, काटेंगे 1 2, 3/18 हो गया, तो 3 से काटेंगे 6 बार में, तो v का मान हमारा कितना आ गया, पॉजिटिव का 6 आ गया। ठीक है, ध्यान रखना है कितना आ गया, पॉजिटिव का 6 आ गया वी का मान हमारा। अब पूछ रहा है हमें आवर्धन निकालना है,
तो आवर्धन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ठीक है, हमारा यहाँ पर v क्या है, v क्या है 6, निगेटिव का 6 बटे u क्या है हमारा, तो u हम देख चुके हैं, u हमारा कितना है 18 है। तो हम u क्या लेंगे, माइनस का 18 लेंगे, माइनस से माइनस कट गया 6 3 18, यानी कि आवर्धन हमारी कितनी आ गई, 1/3 आ गई, है ना। आवर्धन हमारी कितनी आ गई, 1/3। ये ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट है, वो भी पॉजिटिव में आएगी, निगेटिव में नहीं आएगी, ठीक है ना। बता के देखते हैं, एक गोली दर्पण उत्पन्न एक गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो आवर्धन बराबर हमको पता है कि वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ऑप्शन बी हमें दिख रहा है यहाँ पर करेक्ट। अगर देखिए गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात में व्यक्त किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिए हुए प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, इमेज बटे ऑब्जेक्ट माइनस बी बाई यू। किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा था, ये भी सेम टू सेम उसी तरह क्वेश्चन है ना। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, देखो फोकस हमारा कितना है और लेंस कौन सा, उत्तल लेंस, यानी कि फोकस हमारा पॉजिटिव होगा, तो 1/10 लिख लेंगे हम इधर। एफ इधर साइड क्या होगा, 1/v होगा, v निकालना पड़ेगा पहले हमें। v दिया हुआ है तो v नहीं दिया है, u दिया हुआ है, तो u को जो हम इधर साइड से v साइड से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, क्योंकि इधर साइड नेगेटिव होगा, तो 1/15 हो जाएगा इधर पॉजिटिव में। ठीक है, फिर 1/15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे 30 आएगा, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, यानी कि 3 2 5/30, 5 6 का 30, यानी कि हमारा v कितना आ गया यहाँ पर, v हमारे यहाँ पर पॉजिटिव का 6 आ गया। ठीक है, पॉजिटिव का, अब देखो पॉजिटिव का 6 आ गया, पॉजिटिव मतलब आभासी होगा, उस पार बनेगा प्रतिबिंब, है ना। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं, किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर 45 सेंटीमीटर की दूरी बनता है। दर्पण के वस्तु की दूरी, यहाँ पर भी हमें वही पूछना है, वही पूछना मतलब पूछा है। देखो अवतल, पहली बात तो क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है ना, अवतल दर्पण है पहली बात तो, ठीक है ना, अवतल दर्पण है तो, और हमें कितना 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितना 15 सेंटीमीटर, तो हमारे यहाँ पर फोकस क्या हो जाएगा, 1/15, अवतल दर्पण है, v निकालना पड़ेगा पहले हमें, यहाँ पर u दिया हुआ है, तो कितना है 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो 1/45, 45 इधर साइड आ गया तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे, 45 एलसीएम ले लिए, बचा कितना, 1 15 3 45, 3 में गया -2/45, यानी कि v बराबर कितना आ गया 22.5, वो भी क्या आ गया माइनस का 22.5 आया भाई, ठीक है ना। v हमें यहाँ पर क्या पूछा था, माइनस का होगी, कोई बहुत बात नहीं है, माइनस नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, पर आया किस में है, माइनस में है, ठीक है ना। दर्पण द्वारा वस्तु की दूरी, अब देखो अवतल दर्पण है तो हमेशा अधिकांशतः माइनस में ही आएगा, एक केस ऐसा होता है जब पोल और फोकस के मध्य होगी बस, तभी जाके पॉजिटिव में आएगा, लेकिन माइनस में ही आएगा, तो क्या ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी हम देख लेते हैं व्याख्या में, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है -22.5 ही आया आंसर, ठीक है ना। गोली दर्पण के मुख्य फोकस वक्रता त्रिज्या और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। तो देखो मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाले रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ऑप्शन बी। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, वक्रता त्रिज्या दी हुई है हमें 40, इसकी फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या क्या दी हुई है, वक्रता त्रिज्या यहाँ पर हमें 40 दी हुई है, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप से आपतित होती है तो परावर्तित किरण क्या होगी। देखो जब प्रकाश किरण अपवर्तन जब प्रकाश किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर यानी कि पोल पर तिर्यक रूप से आपतित होती है तो परावर्तित किरण, अब देखो कहने का मतलब यहाँ पर ये पूछ रहा है इधर साइड ये क्या है, अवतल लेंस बना दिया, इधर से किरण थोड़ा डायग्राम जो है वो गड़बड़ बन गया। देखो
ये हमने अवतल दर्पण बना दिया, ठीक है। यहाँ से प्रकाश, मतलब ये मुख्य अक्ष हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब ये बोल रहा है कि जब प्रकाश किरण अवतल दर्पण से ध्रुव पर तिर्यक होती है। अब देखो ध्रुव, हमारा ध्रुव क्या है, ये हमारा पोल है ना। तो यहाँ से जब प्रकाश आएगी यहाँ पर होगी, तो वापस उसी दिशा में क्या होगी, लौट जाएगी, इसी से आएगी इसी से लौट जाएगी, इधर साइड आभासी बनेगा। तो ये पूछ रहा है कि तो परावर्तित किरण क्या कहलाएगी। आपतित किरण के अविलंब कहाँ, तो क्या हो गई, सीधे जाएगी नहीं, कोण आई कोण आर बनाते हुए वापस लौटेगी नहीं, आपतित किरण के अविलंब हो जाएगी, आपतित किरण के ही लंबवत हो जाएगी और बिना विचलन के वापस हो जाएगी। तुम्हारे यहाँ पर क्या लगता है, बिना विचलन के ही वापस जो है वो किरण लौट जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, 118 का। अरे ऑप्शन बी कहाँ से आ गया भाई, 118 ना, 118 का बी होगी, कैसे भी होगी। क्या पूछ रहा है, जब प्रकाश किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप से आपतित होती है, ठीक है। तो परावर्तित किरण जो होती है, हाँ, तो ये मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर पता है क्या है, देखो ऐसे है, ये बोल रहा है, मैं भी कंफ्यूज हो गया, यहाँ से यहाँ प्रतिबिंबाई पोल पर है ना, और ये ऐसे ही आपतित होगी, तो ये जो है आई और आर का कोण बनाएगी, है ना, वापस होगी ऐसे, यहाँ से क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी यहाँ से, इसलिए से हमारे यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, ऑप्शन डी नहीं। नई काटीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए किसी उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कितना है, वक्रता केंद्र कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसकी फोकस दूरी हमें बताना है, तो फोकस दूरी किसका है, उत्तल दर्पण का है, तो पॉजिटिव में ही होगा। फोकस दूरी वक्रता केंद्र का आधा होता है, यानी कि 9 हो जाएगा आंसर। किसी वस्तु को 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता, दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, पहले तो हमें इसमें इसमें बी निकालना पड़ेगा, है। तो फोकस हमारी अवतल दर्पण है, फोकस माइनस का 1/6 लेंगे, फोकस माइनस का 1/6, यू इधर आ जाएगा, तो यू कितना दिया हुआ है 24, तो यू इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 24 इधर 1/v, ठीक है। एलसीएम लेंगे 24, 24 एक कम 24, 6 चौको 24, तो कितना आ गया, -3/24, 3 8 24, तो कितना आ गया, v बराबर -8 आ गया, ओके। अब यहाँ पर v बराबर -8 आ गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है हमसे आवर्धन, आवर्धन निकालने के लिए हम जानते हैं कि इमेज बटे ऑब्जेक्ट -v/u, तो v हमारा कितना है, -8, माइनस का, ठीक है। v हमारा यहाँ पर क्या है, -8, तो हमें v वैसे भी मान फार्मूला कहता है -v/u, है ना, तो -8 लिखा हुआ है, तो ऐसे लिखेंगे, बट में u कितना है 24, तो -24, ये माइनस से माइनस, चाहे ऐसे काट दें चाहे ऐसे काट दें, है ना, ऐसे मतलब जुड़ जाएगा, ऊपर वाला तो जुड़ जाएगा, फिर भी होगा, कोई बात नहीं, माइनस में तो आएगा ही आंसर। तो 8 16 24, माइनस का 1/3 आंसर आएगा, देखो माइनस का 1/3 हमारा डी है, डी करेक्ट होगा, बिल्कुल सही, है ना। आगे देखते हैं, किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखो 12 सेंटीमीटर फोकस दिया हुआ है, अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ, बस इसे फॉर्मूला में पुटअप करके ही 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u में हम जो है इसे फिलअप कर देंगे, तो आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, सेम टू सेम उसी तरह उसी पैटर्न पर धारित है। क्वेश्चन नंबर 1129, मान लीजिए किसी लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा गया है, परिणाम स्वरूप लड़का देखता है कि उसका सिर का प्रतिबिंब समान आकार का है, प्रतिबिंब जो है समान, उसका सिर का प्रतिबिंब समान आकार का है, ठीक है। इसके शरीर का मध्य भाग छोटा है, यानी कि शरीर का मध्य भाग छोटा कब दिखेगा, किस लेंस, किस दर्पण में दिखता है, तो उत्तल लेंस में दिखता है, ठीक है, सॉरी उत्तल दर्पण में दिखता है छोटा, और उसके पैरों का आकार क्या है, बड़ा है, उसके पैरों का आकार क्या है, बड़ा है, यानी कि नीचे जो है सबसे नीचे अवतल दर्पण लगा हुआ है, फिर बीच में उत्तल दर्पण लगा हुआ है, और सबसे ऊपर समतल दर्पण लगा हुआ है।
तो यहाँ पर सबसे ऊपर समतल दर्पण, फिर बीच में उत्तल दर्पण और सबसे नीचे अवतल दर्पण। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। यदि आपतित किरण तो परावर्तित किरण का मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। यदि आपतित किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर है तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। देखो आपतित किरण जो है, आपतित, ये हमारा अवतल लेंस मान लो बना दिए। आपतित किरण ये मुख्य अक्ष, यानी कि मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष के समानांतर जब आपतित किरण आएंगी तो वो कहाँ से, फोकस से ही होकर गुजरेंगे। तो ऑप्शन ए ही हमारे यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, लगभग 101 क्वेश्चन। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में अगले आगे बात करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक करते हैं। थैंक यू। एक गोली दर्पण एक सीधी तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। देखो हो रहा है क्वेश्चन में कि एक गोली दर्पण सीधा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोली दर्पण के बारे में सही कथन। देखो छोटा कर रहा है पहली बात तो, और क्या, छोटा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब। तो सीधा कब होता है, जब आभासी होता है। ठीक है, यानी कि दर्पण के उस पार जब प्रतिबिंब बनेगा राइट साइड में, तो दर्पण अवतल है, अवतल दर्पण नहीं होगा। एक केस में होता है 6वें नंबर पर, यहाँ पर देखें तो अवतल दर्पण नहीं होगा। ठीक है, अवतल, देखो दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब, यहाँ बोल रहा है एक आभासी, यानी कि केवल एक केस ऐसा होता है जिसमें दर्पण आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ बता रहा है। इसके बाद बोलता है दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ पर छोटा और सीधा, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। निम्नलिखित में से सही कथनों को सही है ना। तो दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी, दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी। यहाँ पर बी और सी दोनों जो है वो यहाँ पर सही दिखा रहे हैं। दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। कैसा, आभासी। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दर्पण कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है। देखो पोल और फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, r/2 कहलाती है ना। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस f और पोल ध्रुव p के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब जो है वो f और, देखो f और p के बीच रखा जाता है ना। f और p यानी कि फोकस और पोल के मध्य बनता है। तो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। 6वां नंबर केस, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इसका प्रतिबिंब उसी की ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। अब देखो अवतल दर्पण उसी ओर बन रहा है, तो यानी कि हमारा v भी यहाँ पर निगेटिव है, u भी निगेटिव है। इससे हम क्या करेंगे, f निकाल लेंगे, है ना। देखो यहाँ पर हमारा u भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है। फार्मूला पुटअप करके बस -6 आंसर आएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। देखो अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब कब निर्मित करता है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य पर रख, नहीं यहाँ पर तो आभासी करेगा। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो ये सही है। जब वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है ना, हाँ ठीक है, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी की बात करें, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। दोनों सही है ना, ऑप्शन 2, 3 दोनों सही है। 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इनमें से किसके बराबर होगी। तो ये कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर। देखो 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दे रहा है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दे रहा है, 100। एक अवतल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, वही तो पूछ रहा है भाई, वही दिया हुआ है, वही पूछ रहा है, तो कितना होगा, 100 होगा। 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दे रहा है, और हमें वक्रता त्रिज्या ही वक्रता केंद्र को ही हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जब प्रकाश किरण 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के
बिंदु M पर आपतित होती है। हमें यहाँ पर वक्रता त्रिज्या त्रिज्या कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर दी हुई है वक्रता त्रिज्या। हमारी फोकस कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब देखो दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है, यानी कि हमारी फोकस क्या होगी, पॉजिटिव में होगी, उत्तल दर्पण है इसलिए फोकस हमारी पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। इसके बाद क्या कर रहा है, एम पर आपतित होती है, यह समान पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है, इसके वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है, नई कीर्ति चिन्ह परिपाटी का पालन करें। यहाँ पर अभी भाई देखो, सी की आपतित होती होती प्रतीत होती है, इससे नई कीर्ति चिन्ह परिपाटी हमें देखना है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो वक्रता त्रिज्या है 20 दिया हुआ है, फोकस क्या हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा, फोकस हमारे यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है ना, वो पॉजिटिव का 10। इसके बाद यहाँ पर पूछ क्या रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा। वक्रता केंद्र से बनने वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतिबिंब प्रतीत होती है, ठीक है ना। तो नई कीर्ति चिन्ह परिपाटी का पालन करके पीसी, यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें भी वही पूछा है भाई, बीसी होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु को अवतल दर्पण के इस वक्रता केंद्र पर रखे जाने से प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। जब किसी वस्तु को हम अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखते हैं, अवतल दर्पण के अवतल दर्पण है, ठीक है ना, पहली बात तो, और उसके वक्रता केंद्र पर रखे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, उतना ही बनेगा, मतलब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और बराबर बनेगा। वास्तविक होल्ड होगा, उल्टा होगा, बराबर होगा, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है, सदैव ऋणात्मक। आगे देखते हैं, डैश के बीच की दूरी गोली दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। किसके किसके बीच, डैश के बीच की दूरी गोली दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो डैश के बीच की दूरी गोली दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच की, नहीं नहीं, समतल फोकस समतल और वक्रता केंद्र नहीं, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है ना। देखो ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर फोकस है। अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को ही हम, इधर ध्रुव है, इधर मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। डैश के बीच की दूरी गोली दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है, एफ, और ध्रुव के बीच की दूरी गोली दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। अभी देख चुके हैं जस्ट, आगे देखते हैं। वाहन के पार्श्व दर्पण, इनके पीछे देखने के लिए क्या, पीछे देखने के लिए कैसे आभासी और सीधा प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है, ठीक है, रियर व्यू मिरर में जिसे कहते हैं। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है, मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में हमें यहाँ पर बताना है, कौन सा कथन सही है। मुख्य अक्ष पर ध्रुव कीर्तीय निर्देशांक अक्ष तल के मूल बिंदु के समान होता है, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि मुख्य अक्ष पर ध्रुव कीर्तीय निर्देशांक अक्ष पर तल के मूल बिंदु के समान होता है, ये हमारा क्या है, करेक्ट है। कीर्तीय निर्देशांक अक्ष जो है तल के मूल बिंदु के समान होता है, यानी कि जो, जैसे कि हमारा ये क्या है, दर्पण हो गया, ये जो प्रकाश आ रही है सीधे, तो ये क्या होगा, कीर्ति अक्ष के मूल बिंदु के समान होती है, ठीक है ना। ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा, ध्रुव से आती हुई प्रकाश की दिशा में विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है ना। क्या बोल रहा है, ध्रुव यानी कि पोल, पोल से आपतित प्रकाश की दिशा, पोल से आपतित हुई प्रकाश की दिशा विपरीत अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, बिल्कुल सही है ये भी। मुख्य अक्ष से ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर अभिलंबवत वस्तुओं या प्रतिबिंबों की ऊंचाई ऋणात्मक होती नहीं, ऋणात्मक होती है और आभासी होती है। 1 और 2 हमारे सही हैं, जबकि सी गलत है। देखो ये यही बताया हुआ है, मुख्य अक्ष पर ध्रुव कीर्तीय निर्देशांक अक्ष तल के मुख्य मूल बिंदु के समान होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दाई ओर मापी गई दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। मुख्य अक्ष के नीचे की ओर नापी गई दूरी क्या होगी,
क्या होगी, ऋणात्मक होगी, जबकि दाईं ओर दूरी धनात्मक होगी और मुख्य अक्ष से नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होगी, ठीक है ना। ऊपर की ओर मापी गई दूरी ये भी धनात्मक होगी, ठीक है, और बाईं ओर मापी गई दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। मतलब इधर साइड कोई भी आ जाए, दोनों साइड, चाहे इधर हो, क्या होगी, ऋणात्मक होगी, इधर साइड दोनों आ जाए क्या होगी, धनात्मक होगी, ठीक है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गोलीय मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ पर बताना है फिर से हमें, वही क्वेश्चन, उसी तरह क्वेश्चन है। तो मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है जो दर्पण के दोनों ओर विस्तृत होती है, बिल्कुल सही है ना, काल्पनिक रेखा जो दर्पण के दोनों ओर विकसित होती है। मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव से होकर गुजरती है। मुख्य अक्ष जो है यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और पोल से होकर, ये भी सही बिल्कुल कह रहा है। अगला देखते हैं, वक्रता दर्पण का मुख्य अक्ष वक्रित वक्रित होता है। वक्रित दर्पण का मुख्य अक्ष नहीं नहीं नहीं, सी गलत है हमारा, ए और बी केवल करेक्ट है ना, ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे यहाँ पर। आगे देखते हैं, अवतल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब डैश स्थित होता है। देखो, अवतल दर्पण के अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। एक आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। एक आपतित किरण जो आती है वो अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है, कहाँ से, अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। तो परिवर्तित किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, कहाँ, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत हो जाएगी। एक गोलीय दर्पण, एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी एफ के पदों में बताओ। तो एफ के पदों में बताना है हमें, क्या, वक्रता त्रिज्या, हमारे यहाँ पर फोकस क्या है, फोकस हमारा, फोकस दूरी एफ है, तो वक्रता त्रिज्या बताना, तो हम 2f कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारी फोकस आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या आर के पदों में, तो फिर से हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें इस बार क्या दिया हुआ है, वक्रता केंद्र के पदों बताना है, फोकस दूरी बताना है, तो r/2 कर देंगे, है ना, तो हमारे यहाँ पर फोकस आ जाएगी। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, देखो गोलीय दर्पण के, अभी हम देख चुके हैं, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, ऋणात्मक होगी, जिसे हम नकारात्मक भी कह सकते हैं, है ना। आप किरण डैश होने पर किसी तारे का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के एफ पर प्राप्त होता है, ठीक है। देखो, एफ पर कब प्राप्त होगा, जब कोई भी मतलब किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर पैरेलल है, ठीक है ना, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से और डैश होकर गुजरती है तो उसी पथ के अनुदिश उसी पथ का अनुसरण करेगी, लेकिन विपरीत दिशा में। इसका आंसर क्या होगा, फोकस के लंबवत होगी जब, ना, जब कोई परिवर्तित किरण ध्रुव और फोकस समतल के लंबवत हो गुजरेगी तो वह उसी पथ के अनुदिश, मतलब उसी पथ का अनुसरण करेगी। और देखो, ये कहने का मतलब ये है, जब कोई, देखो यहाँ पर क्या है, हमने एक अवतल दर्पण बनाया, ठीक है, यहाँ पर मुख्य अक्ष बना दिया। अब बोल रहा है जब कोई परिवर्तित किरण ध्रुव से यानी कि और पोल पोल से और डैश से होकर गुजरती है, पोल से और कहाँ से, डैश से होकर गुजरती है ना, तो क्या होगा, वह उसी पथ पर अनुसरण करेगी लेकिन विपरीत दिशा में, तो फोकस के लंबवत आएगी, है ना, तभी होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। देखो, पहली बात तो वास्तविक किया जाएगा, आभासी तो किया नहीं जाएगा, ठीक है, वास्तविक किया जाएगा। अब यहाँ पर बड़ा छोटा क्या मैटर है, बड़ा भी होगा छोटा भी होगा, ठीक है ना, ए और बी दोनों हमारे यहाँ पर करेक्ट है। आभासी तो कभी होता ही नहीं, आभासी तो कभी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता,
ऑप्शन सी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट है। यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी अत्यंत छोटा, तो वस्तु कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा भाई, उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण होगा, वो देखो उत्तल दर्पण एक में ही दिया हुआ है, उत्तल दर्पण होगा। परिवर्तन के बाद वस्तु के समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को, अब देखो क्या बोल रहा है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कहाँ रखेंगे? अनंत दर्पण कौन सा है? पहली बात तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, ठीक है ना। देखो अवतल दर्पण से अनंत पर रखेंगे, अवतल दर्पण के सी पर रखेंगे, उत्तल दर्पण के सी पर रखेंगे। उत्तल वाले तो होंगे नहीं, देखो अवतल वाले बचे, ठीक है। अवतल दर्पण के सी पर रखेंगे तो क्या कर रहा है? वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है समान आकार का। जब हम अवतल दर्पण के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, यानी कि मुख्य त्रिज्या पर रखेंगे, है ना, वहीं पर जो है प्रतिबिंब उसी के बराबर बनेगा। किसी वस्तु को डैश दर्पण के डैश सामने से वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक समान, अरे हम देख चुके हैं भाई, अवतल दर्पण होगा और एफ पर जब रखेंगे तब अवतल दर्पण एफ पर, सॉरी एफ, हाँ यार सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तब ना। हाँ, अगला है उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को क्या करेंगे? अवतल दर्पण से अनंत पर रखेंगे, नहीं, अवतल दर्पण के सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे, तब जाके हमें बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। या फिर फोकस और पोल के मध्य रखेंगे तभी बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। आयरलैंड के लेविथान दूरबीन में इतने फोकस नहीं कि तीन तीन एम फोकस वाले दूरबीन, 3 फोकस वाले अवतल दर्पण का उपयोग किया गया है। यदि इसमें 4 मीटर की दूरी पर किसी वस्तु का 80 सेंटीमीटर ऊंचाई पर बिंब बनता है, तो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की दूरी और आवर्धन क्षमता तीनों ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बढ़िया है भाई।